अभी आपने बताया कि प्रगतिशील पार्टी जी, पार्टी का नाम ही ऐसा है कि प्रगति हो नहीं है बिल्कुल अगर होनी सत्ता में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसी पार्टी को चुनने का कोई मुख्य कारण? देखिए मैं बताऊंगा आपको, इस पार्टी को चुनने का मुख्य कारण हमारी नज़दीक हमेशा समाजवादी पार्टी परिवार से पूरे से रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिवपाल सिंह यादव बहुत मजबूत नेता है, अपनों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं और अपनों के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, पार्टी को भूमिका जमीनी स्तर के नेता है बेसिकली। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता से भी वो रूबरू रहते हैं डायरेक्ट। जरूर नहीं है कोई कि अगर उनकी पार्टी में कोई बड़ा नेता होगा तो वो बड़ा नेता ही बात करता है, उनसे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जाकर कभी मिल सकता है, टेलीफोन पे भी कार्यकर्ता बात कर सकते हैं। अच्छा, यही आपकी वजह रही कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? हम तो हिस्सा तो नहीं करते पहले से ही, अच्छा। हम थे तो समाजवादी में पहले दो हिस्सों में और वो दो हिस्सों में बट गई, तो उस समय अफरा तफरी मारामारी बहुत थी, तो हम भी थोड़ा तसल्ली से रुक गए, बैठ गए। तो चाचा ने ही हमको एकदम फोन करके बुलवा लिया अपने पास। क्या समाज और पार्टी की तरफ से भी आपको प्रस्ताव आ रहे? अभी प्रस्ताव बिल्कुल आ रहे हैं सर, और जिले की भी कार्यकारिणी जो है कई बार उनके टेलीफोन आ चुके हैं, वो भी बुलाना चाह रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं अभी लखनऊ भी गया था, लखनऊ मुलाकात करके आया था। अभी भी आज सुबह मैं मनोहर भोपाल जी से मुलाकात करके आया हूँ अभी, तो बुलावा तो वहाँ पार्टी से हमको आ रहा है। पर आप यूटर्न लेंगे नहीं लेंगे? नहीं, देखिए मैं बताऊंगा आपको, अभी तो गठबंधन की बात चल रही है। और देखिए भाई, रहना समाजवादी में है ना, अब वो प्रगतिशील में रहे या समाजवादी में रहे, गठबंधन होगा तो दोनों ही जगह तब भी है तब भी। लेकिन मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं, पार्टी कमजोर होगी थोड़ा सा दो जगह बटने पर। देखिए बहुत ज्यादा कमजोर होगी, इसीलिए तो प्रयासरत है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम बिना सशर्त गठबंधन को भी तैयार है, बस सम्मान मिल जाए। अच्छा, क्या 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, प्रगतिशील पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनाएंगे सब लोग। क्यों बनाई, क्या वजह है इस बार, क्या क्यों जनता इसको चुनेगी? देखिए मैं बताऊंगा आपको, आपने सरकार में देखा होगा, रोजगार से पहले यहाँ पर पहली प्रथा शुरू हुई कि आप लोगों के नामों को बदलो जगहों के। कभी प्रयागराज को अच्छा, अयोध्या को फैजाबाद को अयोध्या, इसको, अरे आप नाम बदल रहे हो, आप नाम मत बदलो, आप काम करो। जो काम अखिलेश यादव छोड़ोगे तो उनको उन्हीं को आगे बढ़ा लो। जैसे 100 डायल अखिलेश यादव जी का सपना था, उन्होंने बनाया 100 डायल को, योगी जी आए, इन्होंने आकर 112 कर दिया उसको। सेवाएं तो वही है, तो उसको बदलने में क्या है? अब इन सब चीजों में लगने से बेहतर तो यही था कि आप काम करें। उन्होंने लैपटॉप दिए हैं, उन्होंने आपकी जानकारी में भी है, व्हील चेयर भी उन लोगों को दी है, पेंशनें आप देखिए, पेंशनें बंद होगी, पेंशनें आदि कर दी। 50,000 की जो नौकरी करता होगा आदमी, और वो रिटायरमेंट के बाद 500 रुपये की पेंशन लेगा, तो कैसे काम चलेगा? इन्होंने पेंशनें बंद कर दी लोगों की। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया। नहीं भाई साहब, बात बताइए, 2014 में बीजेपी केंद्र में आई, उज्ज्वल योजना, अब आयुष्मान योजना, वही बताता हूँ आपको। अब ये केंद्र में आई 2014 में, गैस के सिलेंडर के रेट क्या थे भाई साहब? कितने थे? 400 रुपए, 300 रुपए, 380 रुपए, 400 रुपए। आज कितने हैं? 900 रुपए। लेकिन उनका कहना है कि वैक्सीन के लिए हमें एक पैसे का जरूरत थी, इसलिए नहीं, कोविड तो बाद में आया ना, सरकार तो पहले आ गई, रेट तो पहले बढ़ गए थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, ये कैसे बढ़ गए? किसान, जिन किसानों को बिजली नहीं मिलती, वो आप समझिए इंजन से या ट्रैक्टर से मोटर चला के पानी भरता है, 100 रुपए लीटर अगर किसान उसमें देगा, डीजल फूकेगा। बिजली की दरों में आप देखिए, किसान यहाँ पर आकर के बिजली की दर किसानों में और रूरल में और अर्बन में कोई फर्क नहीं रहेगा। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन किसानों के जो गन्ना विवाद था वो भारतीय जनता पार्टी ने सुलझाया और रेट भी बढ़ाया। भाई साहब एक बात तो बताइए आप मुझे, रेट बढ़ा दिए, क्या रेट बढ़ा दिए इन्होंने? कितना रेट बढ़ाया इन्होंने? बढ़ोतरी तो हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई? मामूली सी हुई, 2% भी आपने बढ़ा दी, 2% भी वो भुगतान नहीं हुआ, 2% बढ़ा दो आप मतलब आप ये तो कहो कि हाँ ये सब कुछ तेरा पर दूंगा नहीं, इसका इस बात का क्या मतलब है भाई साहब? अच्छा, सब कुछ तेरा पर दूंगा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ले जा, दूंगा मैं कुछ नहीं इस बात। अब देखो, अब जैसे ये चल रहा है किसानों का एमएसपी, इन सब चीजों लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, ये चलिए मानता हूँ कुछ ऊपर भी इसमें घुस गए होंगे, कुछ चीजें खराब करी होंगी लोगों ने, लेकिन एक बात तो बताओ, अगर मेरी मंडी मुझे यहाँ सही रेट नहीं दे रही है तो ये सही है कि हाँ मैं तुम्हारी मर्जी, तुम जाके सब कहीं और बेच लो। जब यहाँ भी वही हाल है, वहां भी वही हाल है, सब जगह वही हाल है, मैं अब मान लीजिए मुझे तो यहाँ 100 रुपए में दे रहे हो, आप मेरी चीज खरीद रहे हो, अगला कह रहा है चलो मैं आपकी 120 रुपए में खरीदता हूँ, आपकी आप आइए,
पर मैं अपनी चीज साधन से वहां जाऊंगा ना, मेरे को तो वहां जाकर 30 रुपये मेरे घट गए। चलिए, जब आप चुनाव लड़ेंगे और आपकी सरकार आती भी है तो क्या ये सारे विवाद नहीं होंगे? देखिए ये बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम दी जाएगी, बिल्कुल दी, पेट्रोल डीजल घटाई जाएगी। देखिए बताएंगे। अब ये तो केंद्र का फैसला है, केंद्र क्या करती है। राज्य सरकार में हम सब्सिडियों पर ध्यान दे सकते हैं चीजों से। हम कुछ तो ऑयल, जैसे हमारे यहाँ पर जीएसटी है, या मान लीजिए हमारे यहाँ पर आपका जितने टैक्सेस चलते हैं, आइटम लगते हैं, इन्हीं चीजों पे टैक्सों को अगर हम लोग राज्य सरकार घटा सकती है तो उससे डीजल पेट्रोल में फर्क पड़ सकता है। अच्छा, अभी आपसे मेरी बात चली तो आपने कहा था कि आपका मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। देखिए 100% बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 4 करोड़ लोगों के आसपास सरकारी अब आप देखिए ना, 4 करोड़ लोगों को रोजगारी, 135 करोड़ की जनता में 4 करोड़ क्या मायने रखते हैं। अब उस हिसाब से अगर आप चले जाए तो 70, जैसे इन्होंने ये बहुत दिन से कहते आ रहे 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। भाई 70 साल में एयरपोर्ट भी थे ना, एयरपोर्ट किसके थे? आज एयरपोर्ट किसके हो गए हैं? रेलवे किसकी थी? रेलवे किसकी होगी? रेलवे की भर्तियां कहाँ गई? जो सरकारी नौकरी कर रहे थे खाली वो तो जाने को तैयार। 69,000 शिक्षक वहां पढ़े हुए हैं। क्यों पढ़े हुए हैं लोग? आप समझ के देखिए। बेरोजगारी की आलम यह है कि नौकरियां जो सरकारी निकली थी दरोगाओं की, आज वो भर्ती यहाँ हुए हैं, पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटके हुए हैं सब लोग। चलिए, क्या आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे। बेरोजगारी को कम बिल्कुल करेंगे? देंगे, 100% देंगे। मैं तो देखिए, मेरे परिवार ने यहाँ जितनी रोजगार लोगों को दी है आज तक, परमानेंट आज तक किसी नेता नहीं दी है। आप रिकॉर्ड उठवा लीजिए, आप जनता में निकल जाइए, जनता में जाकर पूछे कि इन लोगों ने रोजगार सबसे ज्यादा किसने यहाँ रोजगार दिया? हम लोगों ने रोजगार दिया था। आज स्थिति यह है, परमानेंट रोजगार नहीं है, आज ठेकेदारी है। आज नेताओं के रिश्तेदार यहाँ कंपनी में ठेकेदारी कर रहे हैं और उन ठेकेदारों के पास परमानेंट की जगह कैजुअल नौकरी लगती है 3-3 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए। उसका उनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया था, फिर दूसरे कर लेते हैं। अब देखिए, नेता का परिवार ठेकेदारी करेगा तो वो तो प्रॉफिट कमा रहा है पैसे से। मेरी रोजगारी तो आज 3 महीने के लिए, कल नहीं, तो उसमें क्या करोगे आप? जब तक पॉलिसीज के अंदर हम अगर मौका मिला यहाँ विधायक बनने का, सत्ता में आने का, विधायक नहीं भी बने और सरकार बनी हमारी, तब भी हम इसको घुस के करवा के छोड़ेंगे कि आप बजाय इन पॉलिसीज को चेंज करिए कि बाहर का आदमी नौकरी करेगा, लोकल नहीं करेगा। जहाँ इंडस्ट्री जिसकी होगी नौकरी वो करेगा। तो ये भी मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा रहेगा, 100% रहेगा मुद्दा। फिर बिजली का मुद्दा रहेगा हमारे यहाँ पर, बिजली की चोरियों के मुद्दे रहेंगे, डीपीएस बहुत लग गया था उसका मुद्दा रहेगा, जितने भी बिजली के आचरण में दाम बढ़े हुए वो मुद्दे रहेंगे। सहूलियत लोगों को मिले कम से कम। तो जो आपकी लड़ाई है वो मुद्दे की लड़ाई है, आपकी किसी से व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत लड़ाई, सिर्फ आप चाहते हैं जो बदलाव वो चाहिए। वो चाहिए सीधा संवाद नेता का नेता से होना चाहिए, अपने कार्यकर्ता से हो। एटलीस्ट वो आए तो दोबारा काम करवा के चला जाए, तो उसको दोबारा ये ना आना पड़े कि मेरी चीज रह गई है, मेरा ये चीज मेरी हुई नहीं है, ताकि हम कभी उसके पास दोबारा वोट मांगने जाए तो वो कहेगा हाँ मैं वोट आपको दूंगा। उसका क्या फायदा कि मैं काम ही ना करूँ, मैं काम ही ना करवा पाऊँ, फिर आपसे वोट मांगता फिर क्या फायदा? ऐसा तो फिर तो फायदा नहीं है। तो कम से कम चीजें करके देंगे तभी तो बने रहेंगे, और बने रहने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, मानते हैं कि इस वक्त कोई विपक्ष मजबूत नहीं है ही नहीं विपक्ष, सारे विपक्ष कमजोर है। सब कमजोर पड़े। एक केवल आप ये समझ लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि भले ही 40 विधायक 45 विधायक आए हैं अपनी जनता के, लेकिन उनसे अकेले टकरा रहे हैं, अकेला व्यक्ति टकरा रहे हैं। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत में नहीं, देखो आम आदमी पार्टी किस्मत समझ में आ रही है सब बात, लेकिन ये सब लोग आकर तो भाजपा को हराना चाह रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को हरा लेंगे 100%। भाजपा को हराना है, बस भाजपा को ही हराना है, उद्देश्य ही है। देखिए, चंद माफियाओं पर लगाम लगाने से क्राइम नहीं हटता है। अगर मैं भूखा मरूंगा, मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे जेब में पैसे नहीं रहेंगे, मेरे घर में मेरा परिवार है वो बीमार है, मुझे पैसे नहीं है, मैं लोन भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अंत में क्राइम ही तो करूंगा। चलिए, ज्यादा समय आपसे चपट तो करूंगा। समय आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, एक मुद्दे की बात कर लेते, जाते जाते आपसे संकल्प ले लेते कि इस बार पार्टी आपको चुनती है और जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाती है, विधायक बनते हैं, तो आपने दो वादे किए मुख्य आज हमारे चैनल पर कि एक तो आप करप्शन पे लगाम लगाएंगे, 100% जो बढ़ रही है लगातार, बिल्कुल बढ़ रही है। दूसरा जो मुख्य पॉपुलेशन और पोल्यूशन, तो हमारे भारतवर्ष के बड़े मुद्दे, अक्सर ये लोग मुद्दे नहीं उठाते, इस पे आप लगाम इन पे तो ध्यान देता ही नहीं है। और हम अनुरोध करते हैं और आशा करते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो इन वादों को, जिनको आपने आज 2 वादे कहा, अगर ये पूरे होते तो ना तो इसमें आपका विकास है ना मेरा विकास है, इसमें हमारे भारतवर्ष का विकास है। बिल्कुल सही बात, भारतवर्ष, बिल्कुल सही बात। जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, क्या हमारे चैनल के माध्यम से 2022 में जो चुनाव है कुछ संदेश देना चाहिए? गणेश महोत्सव भी है,
देखिए वो तो मैं सबको इस बात की सबको बधाई देता हूँ महोत्सव के सभी लोगों को, और संदेश मैं इतना देना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए, आपस में जो लड़ने लड़ाने का काम किया जा रहा है उससे बचें। कोई भी व्यक्ति आपस में ना लड़े किसी नेता के चक्कर में। मैं खुद भी नेता हूं, मेरी बातों में आकर के किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी चीज को सही समझो, जो नेता आपको सही लगे उसको समझो, और उसके अनुसार अगर आपको सही लगता है तो उसको चुनिए, आपको सही नहीं लगता तो उसको मत चुनिए। लेकिन किसी की बातों में आकर के कोई भी ऐसा गलत काम ना करें कि आपस में जनता बट जाए, जनता का बंटवारा ना हो। बस क्योंकि जनता का बंटवारे का मतलब है देश का बंटवारा, और हमारा बंटवारे का मतलब है कि हमारा देश फिर कमजोर हो जाएगा। हमें देश को मजबूत करना है, साथ रहना सब जैसे कि। तो ये थे आज के खास मेहमान। एक बात बड़ी अच्छी लगी, सुन रहा था मैं उनकी बातें। उन्होंने कहा देखिए आप मुझे चुने या ना चुने, लेकिन आपस में जो जनता लड़वाती है जनता को, उनके बहकावे में ना आए। अपने वोट का सही उपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। 500 रुपए में या शराब की बोतल में किसी लालच में वोट को ना बेचे। अब ये जनता जनार्दन का फैसला है कि आगामी 2022 में जो चुनाव है यूपी में, जनता किसे चुनती है, जनता चुनेगी। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि अच्छा जनप्रतिनिधि जब काम करता है तो हमारा देश विकास करता है। यह आपका अधिकार है कि आप किसको चुनते हैं, लेकिन वोट का सही उपयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अभी बनाए रखें। तीसरी लहर का प्रकोप की आशंका है, आप अपने और अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखें। मैं राजन राही, सच की रफ्तार।